न्यू सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, CSO, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, कई बार आप लोगों को सब्जेक्ट के नाम में डाउट होता है। कई जगह पे CSO बोलते हैं, कई लोग इसको CSA बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, CA। कई लोग शॉर्ट फॉर्म में CA या CO बोलते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये सबसे पहला कंफ्यूजन तो सब्जेक्ट के नाम के ऊपर आता है। मैं बाद में बाकी चीज़ें डिस्कस करूंगा, और ये सबसे पहले नाम का जो डिस्कशन है CSO, CA, CSA। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं जब थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं सब्जेक्ट का कि कैसे अपन करेंगे और कैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को टैकल करना है। कंप्यूटर साइंस का ये जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर इसको आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर पढ़े तो कभी भी फीलिंग नहीं आएगी, और कभी अगर फीलिंग नहीं आएगी तो क्वेश्चन सही से नहीं बना पाएंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि यहाँ कनेक्टिव वे में पढ़िए। कनेक्टिव वे मतलब कि अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, अभी हम हैं कहाँ पे। ठीक, कई बार मैंने अक्सर देखा है, इसको कुछ लोग स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैश मेमोरी पे या पाइपलाइनिंग पे आते हैं। ठीक है, कुछ लोग सीधा एड्रेसिंग मोड से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ाए, 4 टॉपिक पढ़ाए, आगे बढ़ जाते हैं। तो खाना पूर्ति नहीं करना है। जैसे कई बार मैंने नेटवर्किंग में देखा है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में लोग IP से स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि IP 2 से 4 नंबर का आ जाता है। अरे IP नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है, आप नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? अगर आपको स्टार्ट करना ही है तो आप या एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करो, या तो नीचे फिजिकल लेयर से स्टार्ट करो। लेकिन आप लोग ऐसा बोलते भी नहीं, क्योंकि वहां पे आपका सिर्फ ओरिएंटेशन रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगर मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट बताया और 10 कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप उस 10 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लीजिए और खुश हो जाइए, तो कोई मतलब नहीं है, वो तो थोड़ी देर की क्षणिक खुशी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो पढ़ने का तरीका होता है, आप मेरे वे से पढ़िएगा। आप जब सब्जेक्ट खत्म करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरा सब्जेक्ट क्लियर समझ में आएगा, क्लियर कट पूरा। एटलीस्ट आप ये तो क्लियर कर पाएंगे कि ये हम हैं कहाँ पे, सर पे हैं कि पैर पे हैं कि पेट पे काम कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि आप सब्जेक्ट पे रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। जब तक रिलेशन नहीं बनता है, जब तक कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं बनती है, तब तक सब्जेक्ट पढ़ने का मजा नहीं आता है। थोड़ा सा मजा भी आना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले एक ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू इन द सेंस पूरा सिस्टम का ओवरव्यू रहेगा। ठीक है, उसमें कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सब फील करना है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा, उस पार्ट में हमें ये सीखना है कि हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद जब वो .exe फाइल बनता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के लिए आता, मतलब जब वो एग्जीक्यूट होने के लिए आता है, तो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे काम करता है, वो हमें सीखना है सबसे पहले। ठीक, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बोलूं, तो पिछले साल 2020 में, गेट 2020 में इसका अच्छा खासा वेटेज था। प्रीवियस 2020 एंड 19 में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। लगभग हर ईयर इसमें 6 to लेकर 10 मार्क्स तक का वेटेज रहता है। 6 to 10 मार्क्स इसके बीच में वेरी करता है। ठीक, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो देखिए, ये टोटल 9 टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। टोटल 9 टॉपिक। पहला है आपका कंप्यूटर कंपोनेंट्स फर्स्ट, दूसरा है बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं। जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर्स कंपोनेंट, इस पहले टॉपिक में ही मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। तो ओवरव्यू इन द सेंस कि जब हम जहां पे भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं एड्रेसिंग बता रहा हूं, तो मैं रिलेट करूंगा कंप्यूटर कंपोनेंट से कि हम किस वाले पार्ट में काम कर रहे हैं एड्रेसिंग में। अगर मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहां से लेके आए हैं। ठीक, जिससे आपका रिलेशन बन जाए, जिससे आप एक सिस्टम की, मतलब सिस्टम के बारे में सोच पाए। नाउ इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल, बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल में हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सीखेंगे। मतलब कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, 2 नंबरों को कैसे जोड़ते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पे, मतलब मशीन लेवल पे, ये हमें सीखना जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर गेट में आया है, अरे गेट में आया नहीं आया गोली मारिए ना, गेट में उससे रिलेटेड चीजें आई हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें आई हैं। जब तक कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि इंस्ट्रक्शन आपकी चलती कैसे है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में काम कैसे करेंगे। गॉट इट? तो इस वाले पार्ट सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो आपका रहेगा, वो पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को आपको ओवरव्यू देगा। ओवरव्यू इन द सेंस कि आपको फील कराने में मदद करेगा कि कैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, मेमोरी मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, कंट्रोल यूनिट डिजाइन, IO ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेंगे, या डिस्क एंड टेप कैसे काम करेगा।
ठीक है, उसमें रिलेशन देगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बाद आपका फोर्थ टॉपिक है एड्रेसिंग एंड फिफ्थ टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पार्ट हैं आपके, कैश मेमोरी, रैम एंड रोम, ठीक। और सिक्स्थ है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, सेवेंथ है कंट्रोल यूनिट डिजाइन और एट्थ है आई ऑर्गेनाइजेशन। आई ऑर्गेनाइजेशन में अपन पढ़ेंगे प्रोग्राम ड्रिवन, इंटरप्ट ड्रिवन, डीएमए, और नाइन्थ है आपका डिस्क एंड टेप। अब मैं बात करूं इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट की कि सबसे ज्यादा गेट में क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हैं उनमें से एक आपका, ठीक, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। तो अगर मैं इसको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पिछले कई सालों से इसमें 2 to 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन जाता है। इंस्ट्रक्शन फॉर 2 नंबर का तो आना ही आना है, एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब 0 से 2 मार्क्स लिखा करिए, या 1 to 2 मार्क्स लिख सकते हैं, 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। किसमें आपको मिलने की संभावना है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। और एड्रेसिंग की बात करें तो एड्रेसिंग से भी कई बार 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, ठीक। नाउ इसके बाद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मतलब एड्रेसिंग वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज मच मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे एवरी ईयर गेट में क्वेश्चन आता है, जिसमें से कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश मेमोरी। और इस वाले पार्ट से आपका 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आराम से कंफर्टेबली बनता है, 4, ठीक। नाउ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, दिस इज ऑल्सो मच इंपॉर्टेंट, इससे भी लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। ये वो टॉपिक है जिसपे हर साल क्वेश्चन मिलते हैं, इस पे आजकल 2 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, ठीक। इसके बाद कंट्रोल यूनिट डिजाइन है, इस पे लेस इंपॉर्टेंट मतलब बोला जाए तो कभी कभार इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब कभी बनेंगे तो 1 to 2 मार्क्स के लिए बनते हैं। इसके बाद आई ऑर्गेनाइजेशन है, आई ऑर्गेनाइजेशन में भी क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं, पर कभी कभार आपका डीएमए में बनता है, कभी कभार आपका डीएमए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन डीएमए इसलिए समझना जरूरी है यहाँ पे, जो डीएमए वाला पार्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको फील कराएगा, ठीक है। जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट पढ़ेंगे उसमें भी डिस्क एंड टेप है, ये डिस्क एंड टेप जो वाला पार्ट है ये अपन ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ेंगे। तो अपन ये वहां पे क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको क्लियर कट करूंगा जब मैं डिस्क शेड्यूलिंग बताऊंगा। तो जब हम आई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होंगे डीएमए, तो डीएमए के बाद पार्ट स्टॉप कर देंगे, फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। डिस्क और टेप का पार्ट हॉल्ट में डाल देंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी गेट में कई सालों से लगातार 2 से 4 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। तो जब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते जब मैं डिस्क वाले पार्ट में जाऊंगा, तब मैं एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और सीएसओ दोनों का डिस्क एक साथ लूंगा, जिससे सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और ये मैं बता पाऊं कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से साथ रिलेटेड है और डीएमए तक क्यों जरूरी है। जैसे ही मेरा डीएमए क्लियर होगा तो इतना जब पार्ट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्लियर है। इसीलिए सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट कंप्लीट पहले नहीं होके पहले कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। एटलीस्ट कहां तक, डीएमए तक, ये टॉपिक साथ में करेंगे। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन और जब ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलली चलेंगे आपके, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके जो मिक्स आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, क्योंकि इन पे जब क्वेश्चन बनता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से कि कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से, खासकर कई बार मेमोरी वाले पार्ट में, ठीक। तो इसको साथ में इसलिए लेना जरूरी है कि कैश मेमोरी और रैम के बीच में जो ट्रांसफर पढ़ते हैं अपन, वो किस में पढ़ते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो रैम और हार्ड डिस्क के बीच में ट्रांसफर पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्लियर। तो ऐसे करके कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेशन में रहेंगी। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको वाला पूरा पार्ट क्लियर होगा, क्लियर नाउ। तो ये सारा आपका पार्ट है, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर लिया। नाउ इसमें एक पार्ट और इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें जब आप थ्योरी पढ़िए, इसकी कुछ बुक्स हैं जिसका मैं फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल भी करता हूँ, वो मैं आपको लिख के बता दूंगा। जब मैं टॉपिक नया स्टार्ट करूँगा कोई, तो मैं आपको बुक लिख के बराबर बताऊंगा। उसमें कुछ बुक्स हैं जिसको आपकी पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें थ्योरी काफ़ी मात्रा में होती है और सारे पार्ट की थ्योरी देना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो जिस पार्ट में मैं थ्योरी बोलूँगा कि जैसे पढ़ना है इसको, तो आप उस वाले पार्ट की थ्योरी, मैक्सिमम चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, लेकिन कभी कभार कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। तो आप प्लीज़ ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, और कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बुक जरूर प्रेफर करें, मतलब बुक जरूर रीड करें अगर आपको परफेक्ट बनना है तो। परफेक्ट इन द सेंस, अगर 10 नंबर गेट में आता है तो 10 में से 9 चाहिए,
तब आपको परफेक्टनेस के लिए मतलब 90% के ऊपर अगर आप मार्क्स चाहते हैं इन सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बुक रीड करना पड़ेगा, पूरा टीचर के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे करेंगे, ये धीरे धीरे सब्जेक्ट की तरफ अपन आगे मूव करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक मैं लूंगा कंप्यूटर्स कंपोनेंट है या ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इसी में सारा रोड मैप तैयार हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, और जिस क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी क्रम पे आप इसकी नोट्स बनाइएगा। क्लियर है? और जिस वाले पार्ट में कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, दिमाग में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो तुरंत मेरे को मैसेज करिए कि सर कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, मतलब फीलिंग नहीं आ रही है सही से। ओके, नाउ स्टार्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इज सीओ एंड सीए। देखिए कई बार इसमें आपको डाउट होता है, सीओ ऑब्लिक सीए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है कि सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं एक कंप्यूटर का टॉप लेवल व्यू, मतलब कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका मैं टॉप लेवल व्यू का डायग्राम बनाता हूं। टॉप लेवल व्यू मतलब ऊपर से दिखता कैसे है, ठीक। और उस डायग्राम के बाद मैं सीए ऑब्लिक सीओ पे बात करूंगा। पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है आर्किटेक्चर में और ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है। कई जगह पे सीओ बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और कई जगह पे इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं, और बच्चों में डाउट होता है कि सर ये अलग अलग सब्जेक्ट है कि एक ही सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सीओ और सीए में डिफरेंस देखेंगे, ठीक। और उससे पहले हम देखेंगे व्हाई सीएसओ। सीएसओ मतलब व्हाई सीओ, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाई। तो वो भी आपको दिखाई देगा इस टॉप लेवल व्यू से कि ये काम क्या करता है, ठीक। जब तक काम पता नहीं चलेगा तब तक कैसे आप बोल सकते हो कि व्हाई। क्लियर? तो मैं आपको सबसे पहले टॉप लेवल व्यू बना के दिखाता हूं, कंप्यूटर्स कंपोनेंट का टॉप लेवल व्यू, ठीक। तो देखेंगे ये आपका सीपीयू पार्ट होता है, दिस इज अ सीपीयू, ठीक। इधर आपकी होती है मेमोरी, ये मेमोरी है, ठीक। जो मेन पार्ट है वो मैं आपको अभी फिलहाल बता रहा हूं। जो टॉप लेवल व्यू में बड़े बड़े पार्ट होते हैं जिनका बहुत बड़ा वेटेज होता है, ये आपकी मेमोरी है जिसको रैम बोलेंगे, ठीक। ये मेमोरी, इसके अंदर आपका इंस्ट्रक्शन डेटा, इंस्ट्रक्शन और डेटा ये रखा हुआ रहता है। सिस्टम में इंस्ट्रक्शन और डेटा के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। आपके मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा रहता है, और वो भी किस फॉर्म में रहता है, 01 फॉर्म में रहता है। अब सिस्टम उसको कैसे समझता है, कैसे क्या करता है, वो अपन इसी में तो सीखेंगे। नाउ ये होता है आपका आईओ मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं। दिस इज अ आईओ मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल, और ये है आपका सीपीयू, ठीक। इनको जो कनेक्ट करके रखता है उसको बोलते हैं बस। बस बेसिकली आपकी 3 टाइप की होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ठीक। ये डायग्राम आपको काफी काम आएगा क्योंकि इसी से पूरा सीएसओ अपना चलेगा। और ये जो बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। क्लियर है? इस बस के बारे में भी पढ़े। दिस इज कॉल्ड इन तीनों को मिला के बोलते हैं सिस्टम बस, सिस्टम बस, ठीक। सीपीयू के अंदर क्या होता है, देखिए सीपीयू के अंदर जो होता है सबसे पहले यहां पे होता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी, ठीक, एसी, एक्यूमुलेटर, आईआर। अब इनके बारे में सब बात करेंगे, ठीक है, क्या 1 बाय 1 और कैसे कोई प्रोग्राम काम करता है ये भी देखेंगे। ये आपकी है एग्जीक्यूशन यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक। इधर आपका होता है एमएआर, एमबीआर, आईओएआर एंड आईओबीआर, ठीक। इस तरह से आपको कुछ कंप्यूटर का कंपोनेंट दिखता है। इन सब को, इन तीनों चीजों को, ये जितनी चीजें दिख रही हैं इनको ऑपरेट करने के, इनको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल जो सिग्नल प्रोवाइड होता है उसके लिए एक होती है कंट्रोल यूनिट, सीयू, ठीक है, जो इस पूरे पार्ट को कंट्रोल करती है।
क्लियर है, मतलब वो सिस्टम का ही पार्ट। तो अगर इस डायग्राम के बारे में बोला जाए तो ये है आपका कंप्यूटर्स कंपोनेंट का टॉप लेवल व्यू। कंप्यूटर्स कंपोनेंट ठीक, कंपोनेंट्स टॉप लेवल व्यू, टॉप लेवल व्यू कंप्यूटर्स का। नाउ अब इसके बारे में कैसे काम करता है, क्या करता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी जो इसमें जो ये वर्डिंग्स लिखी हुई है वो आपको डेफिनेशन के तौर पे पेज पे मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिफरेंस। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन देखिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम visible to a programmer, or put another way, those attribute that have a direct impact on the logical execution of program। इसका मतलब ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वो वाला पार्ट होता है जिसको आप देख सकते हो, विजिबल टू अ प्रोग्रामर। आप क्या देख सकते हो, रैम देख सकते हो, आप प्रोसेसर देख सकते हो, क्लियर है, आप मदरबोर्ड में जो जो पार्ट आपको दिखता है वो सब देख सकते हो, विजिबल है आपके लिए। आप उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकते हो, रैम निकाल सकते हो, रैम निकाल दोगे सिस्टम बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब आप उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्लियर है। नाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट रिलाइज द आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन। ये जो मैंने किया है, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इनके बीच में एक कैश मेमोरी भी होती है, सीपीयू और रैम के बीच, दिस इज अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बीच में क्या होती है आपकी, एक कैश मेमोरी भी होती है। ध्यान रखिएगा, यहां मैं जितना पार्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाऊंगा वो पूरा मदरबोर्ड से रिलेटेड, ये वाला पूरा पार्ट आपका मदरबोर्ड से रिलेटेड है, कंट्रोल यूनिट वाला पूरा। आईओ मॉड्यूल आपका अलग है, ठीक, आईओ मॉड्यूल कोई जरूरी नहीं कि मदरबोर्ड में हो, ये आउटबोर्ड भी हो सकता है। क्लियर है। इन सब को जो कनेक्ट करता है, जिसके बीच में आपस में रिलेशन होते हैं, वो सिस्टम बस के माध्यम से होते हैं। तो ये जो सब पढ़ते हैं आप, इनके बीच मतलब ये कैसे ऑपरेट करेंगे, रैम कैसे डेटा ट्रांसफर करेगा आपका, कहां, सीपीयू में, सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेगी, तो ये सब जो पढ़ना होता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रॉपरली तरीके से अरेंज करना, मतलब आपस में उनमें कम्युनिकेशन होना कि अच्छा पहले ये चला, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, समझ रहे हैं। मतलब एक तरह से बोला जाए तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन का रूल पढ़ते हैं कि कैसे हमारी इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट करेगी सिस्टम से, कैसे हमारी इंस्ट्रक्शन रैम से कम्युनिकेट करेगी, कैसे हमारी इंस्ट्रक्शन सीपीयू से इंटरेक्ट करेगी। क्लियर है। तो ये पार्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। नाउ अब मैं आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल रूप से प्रोग्राम को चलता हुआ दिखाऊंगा कि अपना प्रोग्राम चलता कैसे है थ्योरेटिकल रूप से। उसके बाद ऐसी तो फीलिंग आएगी नहीं, तो उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल लेके 2 नंबरों के जोड़ने का प्रोग्राम देखेंगे, फिर उसको फील करेंगे। मतलब पर्टिकुलर आपको दिखना भी चाहिए ना कि जो मैं वर्ड बोला सही है कि नहीं है। ठीक, नाउ स्टार्ट करेंगे मेमोरी से। देखें इसमें इंस्ट्रक्शन डेटा ये सेव रहता है आपका। तो कोई भी प्रोग्राम जब आप दबाते हो, कंट्रोल दबाते हो, जैसे मान लीजिए आपने सी का प्रोग्राम दबाया तो कंट्रोल F9 दबा दिया, कंट्रोल F8 से हम कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं। तो कंट्रोल जैसे ही आप कंट्रोल बटन यूज करते हो, मतलब कंट्रोल मेमोरी पे सिग्नल जाता है, कंट्रोल मेमोरी पे सिग्नल आया, कंट्रोल मेमोरी सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, वो सिग्नल जनरेट करता है। जैसे आपका जो भी इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं तो पीसी क्या करता है, पीसी के बारे में, इन सब के बारे में आपको डेफिनेशन पैच में मिल जाएगी, लेकिन पहले मैं शुद्ध हिंदी में समझा दूं। प्रोग्राम काउंटर का मतलब होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका एड्रेस रखता है। प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है। नाउ अगर मैं MAR के बारे में बोलूं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी के एड्रेस का मतलब ये मेमोरी, अगर कोई जो इंस्ट्रक्शन है अगर वो मेमोरी से लेके आना है तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में वो डेटा कंटेन करेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब ये हुआ कि इसमें आपके रैम का एड्रेस होता है, मेन मेमोरी का एड्रेस होता है, या कोई भी जो आपकी फिजिकल मेमोरी यहां पे है उसका एड्रेस है कि यहां से लेके आइए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर आपको मेमोरी से इंस्ट्रक्शन या डेटा को एक्सेस करना है, क्लियर है। नाउ MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर एक तरह से बोला जाए
तो टेम्परेरी डेटा होल्ड करने का काम करता है। कहां से? मेमोरी से जो आप डेटा लेके आते हैं। क्लियर है? और IOAR का मतलब है इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। इनपुट आउटपुट, अगर मान लीजिए आपको वो जो इंस्ट्रक्शन लेनी है वो इंस्ट्रक्शन कोई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जैसे हार्ड डिस्क, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो इसका पार्ट होती है IO मॉड्यूल का। ठीक है, हार्ड डिस्क आपने जनरली देखा होगा कि आउटबोर्ड मेमोरी है, बोर्ड के बाहर होती है। ठीक है, मदरबोर्ड के। तो अगर आपको हार्ड डिस्क से डेटा लेना है तो आप किससे कम्युनिकेट करेंगे? या इनपुट आउटपुट, मतलब वो एड्रेस कहां जाएगा? इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर में आएगा। इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर मतलब इनपुट आउटपुट से अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन लेनी है, डेटा लेना है, तो IOAR में जाएगा। अब इनपुट आउटपुट से जो डेटा आएगा वो कहां आएगा? आपका IOBR में, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर में आएगा। कौन सा डेटा आएगा? वो टेम्परेरी डेटा, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए आता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के क्लिनिक के सामने एक जगह होती है, वो बफर होता है, टेम्परेरी वहां पे लोग आते हैं, बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन इशूड कर रहा होता है, मतलब मरीज देख रहा होता है। ठीक, इसी तरह से IR में एक IBR नाम का भी रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर बोलते हैं। IR, अभी IR के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा बाकायदा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि IBR का मतलब क्या है। IBR की भी डेफिनेशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो CPU में और भी रजिस्टर होते हैं जिनको जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं, जो CPU अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। उनमें से एक रजिस्टर और होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर टेम्परेरी रिजल्ट होल्ड करता है या टेम्परेरी ऑपरेंड भी रिस्टोर करता है। ठीक, अब ये जब हम करके देखेंगे तब और क्लियर होगा कि कैसे होल्ड करता है, कैसे नहीं करता है। नाउ अब मैं आपको एक प्रोग्राम को चलाते हुए, मतलब थियोरेटिकली प्रोग्राम को चलाते हुए दिखाता हूं, फिर इसको एक अपन न्यूमेरिकल के लेके देखेंगे। तो अगर आप देखें कंट्रोल यूनिट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में हमें इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। अभी जो मैंने सिलेबस लिखवाया है पीछे प्रीवियस, उसी सिलेबस को मैं इस पे रखूंगा कि कौन किसको लाए कर रहा है, कहां पे क्या सिलेबस आता है। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले इसमें हम इंस्ट्रक्शन और डेटा चला के देखते हैं। क्या बताया था? कंट्रोल यूनिट पे आप सिग्नल देते हो, कंट्रोल F9 जैसे दबाए तो कंट्रोल यूनिट एक्टिवेट होती है। कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करती है। कौन सा कंट्रोल सिग्नल कहलाता है? किसके लिए आता है? वो प्रोग्राम काउंटर के लिए। प्रोग्राम काउंटर में क्या आता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आता है जो आपको एग्जीक्यूट करना है। अब ध्यान रखिएगा, कहां पे आया? सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर पे आया। कहां आया? प्रोग्राम काउंटर में। अब वो प्रोग्राम काउंटर में क्या आया है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेने जाना है तो MAR के पास एड्रेस आएगा। मतलब प्रोग्राम काउंटर कहां एड्रेस ट्रांसफर करेगा? MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्शन मान लीजिए इनपुट आउटपुट से लेनी है तो कहां देगा? वो इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर में देगा। क्लियर है? अब MAR में जो एड्रेस आया है वो किसका था? इंस्ट्रक्शन मान लीजिए लेने जाना है तो वो इंस्ट्रक्शन लेने यहां जाएगा, मतलब एड्रेस बस ओपन होगी, यहां से रखा जाएगा और यहां से क्या आएगा? वो इंस्ट्रक्शन आएगी, वो कहां आके रख जाएगी? MBR में। मतलब कहने का क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया। कौन सा कंट्रोल सिग्नल किस टाइप का रहेगा? एड्रेस टाइप का रहेगा, जो प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा। प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है जो आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर वो इंस्ट्रक्शन आपकी मेमोरी की हुई तो MAR के पास आएगा। अगर वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इनपुट आउटपुट से लेना है तो IOAR के पास आएगा। ठीक, अब MAR से डेटा आपके यहां, मतलब एड्रेस ट्रांसफर होगा, यहां से आप लेके आओगे, क्या लेके आओगे? उस एड्रेस से डेटा लेके आओगे। तो जब आप उस डेटा को इंस्ट्रक्शन को फैच करोगे तो इंस्ट्रक्शन फैच होके कहां आएगी? MBR पे आएगी, मेमोरी बफर रजिस्टर में टेम्परेरी होल्ड होगी। उसके बाद यहां से डेटा कहां ट्रांसफर करोगे? आप IR रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करोगे, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करोगे। क्लियर है? कहां ट्रांसफर करोगे? IR। अब ये IR का काम शुरू करता है। अभी यहां तक आपको ये नहीं पता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करवाने वाली है, ऐड करवाएगी कि मल्टीप्लाई करवाएगी, क्या करवाएगी। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, यहां छोटी सी जगह इसी पे मैं बना रहा हूं IR रजिस्टर आपका, मतलब इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहा हूं बड़े लेवल पे। ये IR रजिस्टर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसी को इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पास एक ऑपकोड वाला पार्ट होता है और एक एड्रेसिंग वाला पार्ट होता है। अभी आप बस इतना ही जानिए, बाकी जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ेंगे तो और भी इसके अंदर पार्टिंग करेंगे। एड्रेस पार्ट, ठीक है, ऑपकोड। मान लीजिए ये IR रजिस्टर आपका 16 बिट लॉन्ग है। कितने बिट लॉन्ग है? 16 बिट लॉन्ग है। तो यहां पे ऑपकोड के लिए मैंने 4 बिट फिक्स कर दिया और एड्रेस के लिए कितना बिट फिक्स बचेगा? 12 बिट। क्लियर है? ठीक, तो अब ये IR रजिस्टर क्या करेगा? आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो किस फॉर्म में बन के आएगी? यहां से 16 बिट की बन के आएगी, IR में आके स्टोर हो गई। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर
इसको डिकोड करने की कोशिश करेगा। आईआर रजिस्टर की अगर एक लाइन में डेफिनेशन बात करें तो इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट होने के लिए आई है वो आपकी आईआर रजिस्टर में आती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं। क्लियर है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका 16 बिट का लॉन्ग है। कितने बिट लॉन्ग है? 16 बिट लॉन्ग है। इसमें से अभी मैंने दो पार्ट किए हैं। पहला पार्ट है ऑपकोड। ऑपकोड का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल कोड। ऑपरेशनल कोड मतलब किस टाइप का ऑपरेशन हो करेगा। तो जैसे मैंने 4 बिट ऑपकोड फिक्स किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आईआर रजिस्टर है टोटल 2 की पावर 4 मतलब 16 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है? इसकी जो इनकोडिंग होगी जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके टोटल 16 ऑपरेशन कोड परफॉर्म किए जाएंगे। मतलब ये आईआर रजिस्टर टोटल मैक्सिमम 16 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब वो ऑपरेशन किस टाइप के होते हैं? तो ऑपरेशन ऐसे होते हैं, ऐड टू मेमोरी, ठीक, शिफ्ट, काउंट, ये सब ऑपरेशन होते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करना है। आप जितने भी ऑपरेशन देते हो जो आपकी इंस्ट्रक्शन काम कर सकती है वो आप कर सकते हो, लेकिन यहां लिमिटेशन कितनी है कि सिर्फ 16 ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा। इसके बाद एक इसकी अगली लिमिटेशन क्या है कि इसका जो एड्रेस ऑब्लिक डेटा पार्ट बोलते हैं, एड्रेस ऑब्लिक डेटा पार्ट, एड्रेस ऑब्लिक डेटा पार्ट का मतलब यह हुआ कि ये आईआर रजिस्टर मैक्सिमम 2 की पावर 12 तक का डेटा रख सकता है या 2 की पावर 12 तक का एड्रेस रख सकता है। तो अगर 2 की पावर 12 तक का डेटा की बात करें तो मतलब 4096 तक का सिर्फ डेटा आएगा इस आईआर में, इससे आगे नहीं आएगा क्योंकि लिमिट इसकी 12 बिट की है। और 12 बिट का अगर एड्रेस की बात करें तो अगर ये 12 बिट एड्रेस रख पा रहा है इसका मतलब ये मेमोरी के 4096 तक जाएगा। तो सर हमारी मेमोरी तो 4096 के आगे भी होती होगी, तब क्या करेंगे? तब ये पार्ट चला जाता है आपका एड्रेसिंग में। तब यहां से जन्म होता है किसका? एड्रेसिंग मोड का जन्म होता है, जिसमें आप क्या करते हो, आपके पास आईआर की लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आप एड्रेसिंग मोड पढ़ते हैं। क्लियर है? और एक पार्ट और है, सर कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे इंस्ट्रक्शन में एक ही एड्रेस रख के आता होगा या एक ही डेटा रख के आता हो सकता है 2-3 डेटा आते हों एक साथ में। तो यही पार्ट कहलाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, जिसमें अपन पढ़ेंगे 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पार्ट में आएगा। मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोई जरूरी थोड़ी है कि इससे एक ही टाइप का डेटा हो सकता है आप 2 पार्ट रख रहे हो डेटा के या 3 पार्ट, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिजाइन किए गए हैं अलग अलग टाइप से। क्लियर है? तो यहां से जन्म क्या होता है, मतलब जब मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मतलब मैं सीपीयू के आईआर रजिस्टर की डिजाइनिंग सिखाऊंगा। अगर मैं आपको एड्रेसिंग मोड सिखा रहा हूं तो एड्रेसिंग मोड वाला पार्ट कहां पे आपका लाए करेगा? इसकी लिमिटेशन पे। किसकी लिमिटेशन पे? आईआर रजिस्टर के। आईआर रजिस्टर की क्या लिमिटेशन है? अभी आपके सामने है। ये आईआर रजिस्टर 2 की पावर 12 तक का डेटा रख सकता है या 2 की पावर 12 तक का एड्रेस रख सकता है। मतलब 4096 तक का डेटा रखेगा या 4096 तक का एड्रेस एक्सेस कर पाएगा। तो मेमोरी देखिए 4096 तो डेटा होता नहीं, इससे आगे भी डेटा होता तो वो कहां होगा? मेमोरी में। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एड्रेसिंग मोड की पढ़ने पड़ेंगे कि कितने टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं। हम एड्रेसिंग मोड में सीखेंगे कि कैसे इस लिमिटेशन को, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के इस लिमिटेशन को दूर करते हैं। मतलब कोई जरूरी थोड़ी कि 4096 तक का ही डेटा रखे, अरे आगे भी तो है, हो सकता है 10,000 पे डेटा हो मेमोरी के 10,000 एड्रेस पे। अब अगर मैं 1 GB मेमोरी की बात करूं, 1 GB आपके पास रैम है तो 1 GB का मतलब होता है 2 की पावर 30 बाइट। मतलब 1 बाइट का एड्रेस कितने बिट से बताया जाएगा? 30 बिट से बताया जाएगा। अभी मैं आपको ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगे या थोड़ा सा भी ये पार्ट अपन लेंगे, इसमें मेमोरी वाला पार्ट लेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मैं कन्वर्जन बताऊंगा आपको कैसे 1 GB को 2 के बाद 30 बाइट में किए, क्योंकि कई बार बच्चे इसी में फंस जाते हैं। हो सकता है अभी आपको ये पार्ट क्लियर, कई कुछ लोगों को ना हो रहा हो कि सर आपने 1 GB को 2 के बाद 30 बाइट में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये टॉपिक मैं मेमोरी मैनेजमेंट में लूंगा, चिंता ना करें। अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि ये आईआर रजिस्टर जो मैंने लिया है वो आईआर रजिस्टर 16 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। वो ऑपरेशन किस टाइप के हो सकते हैं? ऐड, मल्टीप्लाई, शिफ्ट, काउंट, इस टाइप के आपके ऑपरेशन हो सकते हैं। और ये आईआर रजिस्टर
12 बिट तक का एड्रेस रख सकता है या डेटा रख सकता है। इससे आगे इसकी डेटा रखने की या एड्रेस रखने की लिमिट नहीं है। अब आईआर रजिस्टर में होता क्या है, तो जब आपकी इंस्ट्रक्शन एमबीआर से आईआर रजिस्टर में आती है तब यहां पे डिकोड होता है। डिकोड मतलब इसको आपकोड रीड किया जाता है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये हम सब करके देखेंगे एग्जांपल पे, चिंता मत करिए, ठीक है। अब जब ये काम हुआ, अगर मान लीजिए कुछ एग्जीक्यूट कराना है तो एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएगा। मान लीजिए ये जो इंस्ट्रक्शन आई है वो आई है कि एक्यूमुलेटर से डेटा को मूव करो मेमोरी में, तो क्या करेगा ये, एक्यूमुलेटर से डेटा को मेमोरी के एरिया में सेव कराएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें इंस्ट्रक्शन देगा ऑपकोड, और जिस पे हमें काम करना होगा वो हमें एड्रेस ऑब्लिक डेटा पार्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तब समझ में आएगा जब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे डेटा मूव करते हैं। क्या अभी मैं मेमोरी बनाऊंगा, मेमोरी से डेटा कैसे लाऊंगा, कैसे करूंगा, ये आप जब फीलिंग आई एक न्यूमेरिकल के माध्यम से, तब आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए थ्योरी में ये समझिए कि आईआर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन डिकोड करेगा, डिकोड करने पे अगर उसमें कुछ एग्जीक्यूशन कराना है तो एग्जीक्यूशन यूनिट को देगा, अगर मान लो कोई टेम्परेरी रिजल्ट होल्ड कराना है तो एक्यूमुलेटर में देगा, क्लियर है। और उसके बाद फाइनली जहां पे उसको सेव कराना होगा वो इंस्ट्रक्शन ही बताएगा, तो वो फाइनली सेव कराएगा। अब ये सर स्टेप कैसे आएगा, अभी तो आपने थ्योरेटिकल बता दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दीजिए, तो प्रैक्टिकल के लिए थोड़ी सी वेट कर लीजिए, बस आने ही वाला है प्रैक्टिकल भी, ठीक। नाउ अब इसमें एक पार्ट है कि आप ध्यान रखिएगा, हमें अभी मैं ये तो मूवमेंट था डेटा का कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से चल के और सीपीयू में आके काम करी, कैसे कंट्रोल यूनिट इन सबको कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअल में ध्यान रखिएगा जितने भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं बिना कंट्रोल सिग्नल के काम नहीं होता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो जब अब हम अपने सिलेबस की बात करें तो अगर मैं एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करूं तो अगर एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में पढ़ा जाएगा, इसका मतलब कि हम सीपीयू के आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डिजाइन कर रहे हैं। किस वाले पार्ट में, एड्रेसिंग और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर एड्रेसिंग का जन्म क्यों हुआ, व्हाई एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि इसकी लिमिटेशन होती है आईआर रजिस्टर की। इस लिमिटेशन की वजह से एड्रेसिंग नामक टॉपिक पढ़े, जिससे हम क्या कर पाएंगे, हम मेमोरी के उस इलाके में भी जाएंगे जहां पे ये हमें नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आती है तो हम पहले कहां पहुंचेंगे, पहले हम 4096 तक के वाले एड्रेस के आसपास पहुंचेंगे, फिर यहां से हम डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, दूसरे मेमोरी के लोकेशन में। मतलब पहले आप यहां गए फिर यहां से आप नीचे चले गए, ठीक है। तो एड्रेसिंग का ऐसे जन्म हुआ। सर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कोई जरूरी थोड़ी कि इसी टाइप की इंस्ट्रक्शन हो सकता है 2 एड्रेस लेके आ रही हो सकता है 3 एड्रेस लेके आ रही हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में काम कर रहे हो। 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, सर कोई जरूरी थोड़ी है, हो सकता है हम एक ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को तीनों टाइप से यूज करें, तो वो कैसे करेंगे, ये हम सारा पार्ट किसमें सीखेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के डिजाइनिंग में, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट नाम के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट नाम का टॉपिक होगा जिसमें एक कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी आपकी सीपीयू और मेमोरी रैम के बीच यहां कहीं होती है, यहां पे, यहां कहीं, मतलब यहां कहीं बीच में आपकी कैश मेमोरी होती है, ठीक है। और वो भी ऐसे बस से कनेक्टेड रहती है, चिंता ना करें, वो भी ऐसे बस से कनेक्टेड रहती है, मतलब इंटरमीडिएट रहती है, किसके बीच में, रैम। तो बेटा हम जब हम कैश मेमोरी की बात कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि सर हम रैम और सीपीयू के बीच ही कोई मेमोरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में कैश मेमोरी में ये जाना चाहिए। जब हम रैम नामक टॉपिक पढ़ेंगे तो रैम के बारे में ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, रैम का, ठीक है। जब हम रोम पढ़े, रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी मतलब कंट्रोल यूनिट के, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, रीड ओनली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल सिग्नल स्टोर होते हैं, मतलब माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग जो भी होती है वो रोम के अंदर होती है, रोम बायोस बोलते हैं, ठीक। तो रोम पढ़ना मतलब या कंट्रोल यूनिट डिजाइन पढ़ना, कंट्रोल यूनिट डिजाइन नाम का भी चैप्टर है, मतलब इस सीयू को पढ़ना है। एक्चुअल में जो कंट्रोल सिग्नल स्टोर होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। पता चला अगर रीड ओनली नहीं रहे तो आप भी रोज चेंज कर रहे हो बैठे, ठीक है। तो इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी में रखते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि कंट्रोल यूनिट में हम कहां पे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक बार आईओ मॉड्यूल पढ़ेंगे। आईओ मॉड्यूल के अंदर हम इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, प्रोग्राम ड्रिवन आईओ या डीएमए जब पढ़ रहे होंगे तो हम उसके कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे। देखिए कई बार आपको हार्ड डिस्क से रैम में डेटा भेजना पड़ता है, तो हार्ड डिस्क से रैम में डेटा भेजने के लिए 3 टेक्निक दी गई थी, इंटरप्ट ड्रिवन, प्रोग्राम ड्रिवन और डीएमए। तो जब हम कभी आईओ इंटरप्ट ड्रिवन, प्रोग्राम ड्रिवन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो आप मान लीजिएगा कि हार्ड डिस्क से इसके रैम के बीच में कम्युनिकेशन, ये इस वाले पार्ट मतलब आईओ मॉड्यूल से इस वाले पार्ट में कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है। जब हम डिस्क और टेप के बारे में पढ़ेंगे मतलब हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि जब जब ऐसा पार्ट आएगा, जब जब हम कोई चैप्टर पढ़ा करेंगे तो मैं इस वाले पार्ट से रिलेट करूंगा। हर बार हमें इस पहले वीडियो लेक्चर में आ जाना है, जंप करके हम किसी भी टॉपिक में रहें तुरंत रिलेट कर लें। यह हमारा एक मापदंड है पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन सीखने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी थोड़ी सी समझ में आई होगी। जब हम एक क्वेश्चन लेंगे, वो क्वेश्चन करना बहुत टफ नहीं, बिल्कुल आसान है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, मतलब साथ साथ आप करिएगा, मैं उसमें बाकायदा सब कुछ लूंगा और उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दूंगा, उसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर वो न्यूमेरिकल कन्वर्ट नहीं भी होगा तो उसका बहुत बढ़िया तरीके से मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो अभी पैनिक नहीं होना है क्योंकि सीएसओ स्टार्टिंग है, थोड़ा धीरे धीरे रिदम में आना है, पहले फील करना है। जैसे मैंने अभी फील कराया, एक बार फिर से थई ता थई करके देख लेते हैं कैसे ता थई होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, अभी फिर से एक बार रिवाइज, कैसे कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा किसके लिए, जो नेक्स्ट प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। वो प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस आएगा, अगर वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेने जाना होगा तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास आएगा, अगर वो इंस्ट्रक्शन आपको IO/AR से लेना होगा तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर में आएगा। क्लियर है। अब अगर मेमोरी से डेटा लौट के इधर से डेटा आप फैच करके लाओगे तो कहां रखोगे, MBR में रखोगे। अगर आप IO मॉड्यूल से डेटा फैच करके लाओगे तो कहां रखोगे, IOBR में रखोगे, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। MBR, समटाइम MBR इज ऑल्सो कॉल्ड MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जब वो डेटा आ जाएगा तो उस डेटा को आप कहां लाके रखोगे, IR में रखोगे। ये आपका IR रजिस्टर है। IR रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसको पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये काम करवाता है। क्लियर है। उस काम अगर वो एग्जीक्यूट करने वाला है तो एग्जीक्यूशन यूनिट को देता है, या कोई और काम होता है तो वो वहां भेज देता है। क्लियर, बस हो गया, इतना ही तो काम होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। अब सर ये तो थ्योरेटिकल था, अभी फीलिंग नहीं आई, करके दिखाइए, तो बस आने ही वाला है। पॉज करके पूरा ये पार्ट लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। मैंने जितने भी चैप्टर लिखे थे सारे चैप्टर में रिलेशन बताया है कि जब मैं IR इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या एड्रेसिंग फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं CPU के अंदर काम कर रहा हूं। क्लियर है। मैं बताता जाऊंगा कि हम किसके अंदर बैठे हुए हैं। जब हम कैश मेमोरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि रैम और CPU के बीच का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। जब हम इनपुट आउटपुट वाला पार्ट पढ़ेंगे, इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम ड्रिवन, मतलब हम हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या जब हम टेप हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हार्ड डिस्क प्योरली पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप से आपको रिलेशन करना है। जैसे कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट ये डिजाइनिंग है, जिसके अंदर हम कंट्रोल सिग्नल लिखना सीखेंगे कि कैसे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि सब कुछ खेला कंट्रोल यूनिट का ही होता है। कंट्रोल यूनिट ब्रेन है, जैसे इंसान का एक ब्रेन होता है वैसे कंट्रोल यूनिट ब्रेन है जो पूरे सिस्टम को संभालता है, ठीक। और ये इन्हीं सब आपस में कोऑर्डिनेशन जो बनाते हो उसी को बोलते हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो। आप आर्किटेक्चर नहीं पढ़ते हो, मतलब आप डिजाइनिंग वाला पार्ट नहीं पढ़ते हो कि आप रैम डिजाइन कर रहे हो या रोम डिजाइन कर रहे हो, डिजाइनिंग वाला पार्ट नहीं। आप तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने की कोशिश कर रहे हो, कैसे ही कम्युनिकेट करेंगे। मतलब हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा लोगों को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी MAR की डेफिनेशन, MBR की डेफिनेशन, IO/AR की, IOBR की, PC, AC, IR, और एक IBR का भी है। IBR इनपुट बफर रजिस्टर के बारे में सुन लीजिए। होता क्या है, सम टाइम ये वाला पार्ट आपका बड़ा होता है IBR ये वाला, तो इस वाले पार्ट को हम कहाँ रख देते हैं, इनपुट बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में। सम टाइम ये एड्रेस ऑफ द डेटा पार्ट जब हमें बड़ा आता है तो हम थोड़ी देर के लिए कहाँ रखते हैं उसको, मतलब एक बार में अगर इंस्ट्रक्शन फैच होके नहीं आ पा रही है। अब ये कैसे होता है सर, तो जब मैं आपको एड्रेसिंग पढ़ाऊंगा तब ये क्लियर होगा कि एक बार में कई बार इंस्ट्रक्शन फैच होके नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बस की विड्थ पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप यहाँ 16 बिट है और आपकी इंस्ट्रक्शन भी 16 बिट है, लेकिन एक बार में ये जब बस काम करती है वो सिर्फ 8 बिट ही चौड़ी है, तो एक बार में कितना लेके आएगा, 8 बिट ही लेके आएगा। मतलब एक इंस्ट्रक्शन को फैच करने में कितने साइकिल लगेंगे, 2 साइकिल लगेंगे, ठीक। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं ना, सिस्टम में रैम बढ़ा देते हैं। रैम बढ़ा भी दीजिए, लेकिन अगर आपके मदरबोर्ड में पहले से ही चीजें फिक्स्ड हैं तो वो कैसे बढ़ा पाओगे। पता चला कि वो सिर्फ आप जो मदरबोर्ड के अंदर बस यूज हो रही है, आपने रैम ले लिया तो एक बार में 32 बिट की इंस्ट्रक्शन बना रहा, लेकिन आपकी जो बस है वो सिर्फ 16 बिट ही लेके जा रही है, ठीक है। तो अभी भी टाइम उतना ही लगेगा। क्लियर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर की स्पीड फास्ट करने में मैटर करती हैं, वो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो सारी पहले डेफिनेशन आपको पॉज करके लिख लेना है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूशन करेंगे कि कैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट होती है। मतलब नेक्स्ट टॉपिक पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल पे बेस्ड है कि एक इंस्ट्रक्शन की क्या साइकिल है, कैसे एग्जीक्यूट करती है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक, और एक एग्जांपल लेंगे।